नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं नवीन पांडे। पिछली बार देश में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन अब आबादी गिनने के लिए अगले साल यानी 2025 को फिक्स कर दिया गया है। अब से हर 10 साल में जनगणना हुआ करेगी, यानी 2025 के बाद 2035 में आबादी गिनी जाएगी। इस बार जनगणना के आंकड़े 2026 में जारी होंगे, जिससे भविष्य में जनगणना का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा। पिछले कुछ समय से बदली देश की सियासत में जाति जनगणना का मुद्दा हावी हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। हालांकि मनमोहन सरकार के दौरान 4000 करोड़ रुपए खर्च करके डेटा जुटाया गया था, लेकिन तब की सरकार ने यह डेटा जारी नहीं किया। बड़ा सवाल यह है कि जाति जनगणना का मुद्दा क्या देश की सियासत को बदलने का मादा रखता है और सरकारें इससे डरती क्यों हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके बाद चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। States are going to be enemy of us. These kind of statements are very unbecoming of a member of parliament, and more importantly, this is the BJP narrative that they like to float whenever there is an election. So the caste census CM said would be before the cabinet, but there is no news about it. I don't know why people keep talking about caste census. There is no caste census report. There is only a socio-economic survey report by the Backward Class Commission. And I'm not sure if it is going to be placed before the cabinet as an additional subject. But there is no caste census as such, and you don't have the power to do that. Sir, the Indian government is going to do caste census in 2025. It should also lead into delimitation of the See, we are very clear on this, especially on the southern states and the government of Karnataka. See, we are going to be punished for good governance. We are going to be punished for being good citizens. It's not acceptable. We are the economic powerhouses that are propelling the nations, and we should be dealt a fair hand. You cannot base everything only on population, wherein our representation goes down. That is a skewed representation of the southern states in the parliament. Quite naturally, the budget, the policy, the schemes will all be more favouring North India, which is contributing lesser than the South India. It's not a South versus North debate. All we are saying is whether it's a devolution of taxes, whether it is right allocation in the 16th Finance Commission, or whether it is a delimitation process, please consider how we have ensured better governance, how we have absorbed more migration, how we are propelling the nation. Parameters should change. क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेके चलने की जो आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। ये लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में तरह से ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहाँ 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला काम है। एक बार फिर जनसंख्या गिनने की बारी आ गई है, जनगणना करने की बारी आ गई है। अगले साल
इसको फिक्स किया गया है। मोदी सरकार यह अभियान शुरू करेगी क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी आखिरी बार और 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये जनगणना हो नहीं पाई थी और उसके बाद लगातार टलती रही, चुनाव सामने आ गए और उसके बाद एक बार फिर अब जो है जनगणना कराने की तैयारी की गई है। लेकिन इस बीच सियासत बहुत कुछ बदल चुकी है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले बना और उसके अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जाति गिनने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना। इससे पहले बिहार में जब जनगणना कराई गई थी तो वहां जाति गिनी गई थी, लेकिन डेटा जारी नहीं किया गया। इसी तरह 2011 में भी जब जनगणना हुई थी, मनमोहन सरकार, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी उस समय भी जातियों का डेटा जुटाया गया लेकिन जारी नहीं किया गया। तो आखिरकार इस डेटा में ऐसा क्या है जिसको लेकर सरकारें डरती हैं और राहुल गांधी लगातार इसी को अपनी राजनीति का आधार बनाए हुए हैं। वो बार बार कहते हैं कि जब तक हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर इसको मनाएंगे और हम इसको चुप नहीं बैठेंगे। क्या है इसका दिक्कत? इन तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, चलते हैं उनके पास और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि जात की सियासत आखिरकार कहां जाएगी। सत्येंद्र त्रिपाठी, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी। अजीत सिंह जनगणना के एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। सबसे पहले अजीत सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा ताकि हम थोड़ा समझ सकें कि जनगणना को लेकर सरकार की जो तैयारी है वो आखिरकार इतना समय क्यों लग गया। 2011 में आखिरी बार हुई थी, अब 2025 की बात की जा रही है। हम जानते हैं कोरोना काल हुआ था, उसकी वजह से चीजें बिगड़ गई, लेकिन समय लंबा लग गया। और क्या जातियां गिनना संभव है? क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा है 1931 में जब अंग्रेजों का राज था, उस समय जब हमारी आबादी गिनी गई थी, उस समय 4147 जातियां गिनी गई और 2011 में 86 लाख जातियां हो चुकी हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जातियों को गिनना और उनके गणना करना और उसका आंकड़ा जारी करना क्या है, थोड़ा समझाइए जरा इसको। अजीत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी भाई साहब, आ गई आवाज आ गई। सवाल समझा आपने मेरा? सवाल समझा कि जनगणना जो है 2025 में करने की बात चल रही है, तो क्या इसमें दिक्कतें आएंगी? और जाति जनगणना की बात बार बार की जाती है और इस समय 86 लाख जातियां हैं जो 2011 में गिनी गई थी, तो क्या संभव हो पाएगा, डाटा आ पाएगा और सब कुछ जो है सामान्य तरीके से हो पाएगा? नहीं, मुझे ये लगता है कि देखिए जनगणना तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक जातियों की बात है कि जातियां ये गिन पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जातियां तो गिनना इनके बस की बात नहीं है। कारण उसका यह है देखिए भाई साहब, क्योंकि अब जनगणना करने के साथ साथ यह है कि उस जनगणना में जो जातियां हैं उन जातियों में जो है कि तमाम जातियां ऐसी भी हो गई है कि जो कि सामान्य में उन्होंने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है, कुछ जातियां ऐसी है जो ओबीसी में अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है। तो ये कहां तक तय कर पाएंगे कि कौन सी जातियां कहां पे हैं? तो शायद मुझे ये लगता है कि इतनी जातियों का जनगणना के हिसाब से निकाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि जनगणना होनी चाहिए और ये जाति पे करें या किसी तरह एक तथ्य तो सामने निकल के आए कि आखिरकार हिंदुस्तान में किसकी कितनी जाति है, वो आनी ही चाहिए। अजीत सिंह जी, 2011 में भी जब जनगणना हुई थी तो उस समय भी जो है SECC जो सोशल इकोनॉमिक जो फोरम है उसके तहत एक डाटा जुटाया गया था। इसमें 4000 करोड़ रुपए खर्च किए थे मनमोहन सरकार ने, और ये उस समय भी राजनीति बदल रही थी। मनमोहन सरकार के यूपीए में शामिल लालू यादव और मुलायम सिंह जी ने बार बार दबाव बनाया और उसके कारण जो है डेटा जुटाया गया। इस डेटा में जो निकल के आया, वो क्या निकल के आया ये आज तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो डेटा कभी जारी ही नहीं किया गया। सामाजिक कल्याण मंत्रालय को डाटा सौंप दिया गया और बताया गया कि एक्सपर्ट ग्रुप जो है बनाया है, और एक्सपर्ट ग्रुप ने आगे क्या किया कुछ पता नहीं चला। कांग्रेस कहती है हमने डाटा जुटाया और मोदी सरकार उसको रिलीज नहीं करती है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डाटा रिलीज किया जाए। आखिरकार क्या है इसका चक्र, भी थोड़ा समझाइए जरा। ऐसा देखिए, उस जनगणना को मोदी सरकार रिलीज क्यों नहीं कर रही, ये तो जो है कि त्रिपाठी जी बता पाएंगे कि ये जनगणना क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि होना चाहिए, पहली बात तो मैं इसमें एक शब्द बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि माननीय हम बहुत पीछे चलते हैं, थोड़ा सा इंदिरा जी के जमाने में चलते हैं, क्योंकि देखिए इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ जनगणना से पहले जिन लोगों ने परिवार नियोजन कर रखा है उनका तो नुकसान हो चुका है। जिन लोगों ने परिवार नियोजन की तरफ ध्यान नहीं दिया उनकी तो जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो सवाल यह है कि उस जनगणना में
जो जिनका परिवार नियोजन हो गया उसके लिए ये सरकारें क्या कर रही हैं, जो पहले पूर्व की सरकार रही है उसने क्या किया उनके लिए, जो वर्तमान की सरकार है उसने क्या किया हमारे लिए। मसला यह है कि जो सामान्य की जातियां रही हो या ओबीसी की जातियां रही हो या वो लोग जो परिवार नियोजन को अपनाते आ रहे हैं, जिनके पास आज भी 2 बच्चे हैं, जिनके पास 3 हैं, लेकिन किसी किसी के पास 5 भी है, किसी के पास 10 भी है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक समाज में है, सारे समाज के लोगों की मैं बात करता हूँ, सभी लोगों के पास, किसी के पास 5 भी होगा, किसी के पास 10 भी बच्चे, ऐसा नहीं किसी एक के पास है। दूसरी बात कि जो इस समय वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, जिसके कारण जो महंगाई है वो सिर्फ इसी जनसंख्या विस्फोट के बेतहाशा बढ़ने के कारण हुआ है। पर्यावरण अगर गड़बड़ हो रहा है तो ये जनसंख्या के कारण हो रहा है। तो कई चीजें जलवायु परिवर्तन जनसंख्या के कारण हो रहा है, क्योंकि भाई पेड़ कट रहे हैं, जाहिर सी बात हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या कुल मिलाकर देखिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, मैं उस पर हूँ। इंदिरा जी ने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई थी तो वो एक तरफ से तमाम कर्मचारियों के पीछे लगी, कर्मचारियों की जो कि आपको नसबंदी कराना पड़ेगा, लोगों ने करवाया, पकड़ के करवाया। आज की वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों के पास 2 बच्चे होंगे उनको हम प्रमोशन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो भाई साहब, क्या ये मैं यहाँ पे बैठे हुए दोनों वर्तमान की सरकार के प्रतिनिधि है और पूर्व के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके ही माध्यम से कि क्या कुल मिला के दोनों सरकारों ने कर्मचारी ही जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, केवल उनके ऊपर ही ये लागू होता है? लागू पूरे जनसंख्या नियंत्रण का कानून सर्व समाज पर होना चाहिए, सभी पर होना चाहिए। और अगर ये मैं कहीं से गलत हूं तो शायद मेरे हिसाब से तो मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नियम बनाया है कि जिनके पास 2 बच्चे होंगे उन्हें हम प्रमोशन देंगे, जिनके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है बाकी लोग जो लोग बाकी फायदा उठा रहे हैं उसमें कर्मचारियों का घाटा होगा ना, कर्मचारियों को क्यों नुकसान? बिल्कुल। तो जनसंख्या नियंत्रण चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे एक बयान ले लेते हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। उपाध्याय जी, राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की आवाज उसमें आ रही है। इससे पहले बिहार में जो जाति जनगणना कराई गई थी उसके आंकड़े भी जो है, जो रिलीज तो नहीं किए लेकिन जो मीडिया में आए उसके हिसाब से तकरीबन 36% आबादी बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की है और करीब 27% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग मिला के तकरीबन 60% आबादी है। और एससी कास्ट की करीब 19.65% है और एसटी की 1.06% आबादी और सामान्य करीब 15.5% है। यानी मोटा मोटा अगर हम इसको पूरे देश के तौर पर अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 85% आबादी एससी एसटी और ओबीसी की बैठती है और 15% आबादी सामान्य की बैठती है। अजीत सिंह ने जो बात कही, जिन लोगों ने अपनी आबादी घटाई, जो थोड़ा शिक्षित हो गए और जिन्होंने सरकार की बातें मानी, कांग्रेस सरकार थी उस समय, आबादी घटाने पर जोर था, देश की आबादी बेताशा बढ़ रही थी। तो अब जब आप लोग ये बात उठाते हैं और फिर जनगणना भी होगी, उसके बाद आप राहुल गांधी जी कहते हैं कि इसी आधार पर पद बांटे जाएं, इसी आधार पर हर चीज दी जाए, मतलब समाज में, तो ये कैसा विरोधाभास, एक अजीब सा जो है माहौल नहीं हो जाएगा? देखिए नवीन जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं वह समाज में जो गैर बराबरी है उसको बराबरी पर लाने की बात करते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानता जो है, जो लगातार बढ़ती जा रही है इस समय, उसको कम करने की बात करते हैं। समाज का जो निचले पायदान पर बैठा हुआ समाज है, उस समाज के व्यक्ति को भी हर विभागों में, हर संसाधनों पर उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, वो उसकी बात करते हैं। जो जब तक हम ये भागीदारी नहीं देंगे उनको, निश्चित रूप से हमारी सभी नीतियों, समय योजनाओं और सब हमारी जो नीयत है, जो खास तौर से संविधान द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका जो है, जो अवधारणा रही है, उसके अनुरूप हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। आप देखिए 1931 में जो हुई थी जातिगत जनगणना, क्या उससे कौन सा विद्वेष बढ़ गया? और उसी के आधार पर आज तक चला आ रहा है। यह मानते हैं लगभग वही औसत होगा, लेकिन इसमें कुछ शिक्षित वर्ग के लोग जो हैं
खासतौर से उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो परिवार नियोजन कार्यक्रम को निश्चित रूप से अपनाए, उससे निश्चित रूप से उनकी आबादी कम हुई होगी। और जो अशिक्षित रहे हैं, जो शिक्षा से दूर हो पाए हैं, जो जनसंख्या का उनके पर्यावरण से क्या संबंध है, जनसंख्या पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करती, क्या दुष्प्रभावित करती है, उसको नहीं जान पाए, वो इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। निश्चित रूप से पिछले की जो सरकारी थी जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत जोर दिए, उसका परिणाम यह हुआ कि 2001 में 2% से कम हमारी जनसंख्या वृद्धि हो गई लगभग, जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और आज तो यही स्थिति है कि दक्षिण भारत में तो वहां की सरकार जो है, मुख्यमंत्री, वो चिंतित है कि हमारा अनुपात बिगड़ रहा है। अब रह गई जनगणना कराते समय, ये संप्रदाय आज की बात तो करेंगे, उसमें क्या जातिगत जनगणना की बात उसमें करेंगे, अगर जाति भी जोड़ देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका लाभ यह होगा कि हम जो अपनी नीतियों को बनाएंगे, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, सभी योजनाएं जो बनाएंगे उसमें हमको लाभ मिलेगा और संसाधनों का उचित बंटवारा कर सकेंगे। उपाध्याय जी, आपकी बातों में इतना विरोधाभास है। एक तरफ संविधान की बात आप कर रहे हैं, मैं संविधान बता देता हूं आपको। संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के पंथ, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है रोजगार की समानता की बात करता है, जो है सबको कहीं का भी हो, कोई जाति, नस्ल, पंथ का हो, उसको बराबर रोजगार के मौके मिलेंगे। और आप क्या कहते हैं कि जब जितनी परसेंट आबादी हो उतने परसेंट आरक्षण दे दो। अब ये आबादी निकल के आती, बिहार का ही अगर मान लें मोटा मोटा आंकड़ा, पूरे देश में 19-20 होकर जाएगा, 60% आबादी अति पिछड़ा और पिछड़ा की है, तो 60% आरक्षण दे दीजिएगा, ठीक है, बचेगा 40%, उसमें से भी 15% निकल जाएगा। तो यानी कि आप क्या चाहते हैं कि पूरे देश में जिन्होंने आबादी अपनी कंट्रोल की है वो खत्म कर दिए जाए? चलिए, ये एक सवाल, ये सामाजिक सवाल हो गया, इसको भी छोड़ दीजिए आप, इसका जवाब तो बहुत मुश्किल आपको देना। मैं सियासत पे आता हूं। अभी तमाम सरकारों ने 75-80% तक रिजर्वेशन बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपने ये बात तो नहीं की, लेकिन जो समाज में हाशिए पर वर्ग हैं उनको तो भागीदारी देनी ही पड़ेगी ना भैया, तभी ना जो ये असमानता दूर होगी। ये रह गया कि कम या ज्यादा, ये हम नहीं कह रहे कि पूरी आरक्षण हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ा कम बेसी करके किस वर्ग का ज्यादा हो रहा है, किस वर्ग का कम हो रहा है, ये सब देखते हुए जो पीछे रह गए हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। जब हम आगे ये तभी जानेगा जाति आधार। चलिए ठीक है, बहुत गंभीर मसले को बहुत हल्के तरीके से आप जो है उठा रहे हैं। एक आता हूं दोबारा, फिर आपका लौट के फिर आता हूं। संसाधनों का उचित बंटवारा का भी ठीक है, संसाधनों का बंटवारा ही तो बड़ा मुश्किल होगा। एक बार आपने जो है अलादीन का चिराग कहते हैं उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद तो आफत आ जाएगी सरकारों की। सत्येंद्र पाठी जी, बहुत मुश्किल है मोदी सरकार के लिए इस मुद्दे से निपटना, क्योंकि मैं 4 मंत्रियों का नाम तो अभी गिना देता हूं आपको, चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद खुलेआम मांग कर रहे हैं जाति जनगणना की, क्योंकि बिहार में 60% आबादी पिछड़ा की है, उनको अपना वोट बैंक देखना है। यूपी में बहुत बड़ी आबादी वोट बैंक है, तो सारी सियासत वोट बैंक की है। अभी मोदी सरकार क्या करेगी इस पे? सत्येंद्र पाठी जी, आवाज आ रही है आपको? जी। 2025 में आप सरकार तैयारी कर रही जनगणना कराने की, और जाति जनगणना का बहुत जोर है, विपक्ष मांग कर रहा है, आपकी सरकार में शामिल मंत्री भी मांग कर रहे हैं, और आपके भी बहुत सारे नेता मांग कर रहे हैं, तो क्या कराएंगे नहीं कराएंगे? पार्टी शुरू से ही इस पक्ष में रही है कि जातिगत जनगणना जितनी जातियां उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए, और इसीलिए लगातार सामाजिक समरसता की बात हो या फिर समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व की बात हो, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए हैं। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने ही एक आदिवासी महिला को जो जिसका अधिकार था पहला, और उसे राष्ट्रपति बनाया, और रामनाथ कोविंद जी से लेकर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक लंबी फहरिस्त इसमें है, या वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, उसमें आप एक लंबी सूची देखेंगे। हम अधिकार की बात करते हैं, हम डिग्निटी की बात करते हैं। जहां तक जनगणना का प्रश्न है, जो लगातार रह गया था 2021 में जो जनगणना होनी थी और कोविड की वजह से उसको टालना पड़ा था, तो हमेशा से आप देखते रहे हैं कि जो भी जनगणना हुई है उस जनगणना का मूल जो विषय रहा है
वो रहा है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें, किस तरीके से हर सेक्शन के लोगों को एक स्थान दे सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार का जो एक डेटा पॉलिसी में जो मेकिंग के अंदर जो उसको सपोर्ट मिलता है उसको बढ़ाने का प्रयास रहता है। लेकिन जो लगातार बात हो रही है जातीय जनगणना की, अगर आप देखें तो बिहार के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, उसमें जो अपोजिशन का स्टैंड रहा है उसको कहीं ना कहीं पूरे समाज ने नकारा है, क्योंकि उसके पीछे का जो मनोभाव है वो कहीं ना कहीं भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों को चैलेंज करती है। इसलिए एक जो बृहद समाज है, पूरा समाज जो देख रहा है इसको, वो उसको नकार देता है। तो जो इनका लगातार प्रयास रहा है कि उसका राजनीतिकरण करें, तो उस राजनीतिकरण करने के बाद उसका एक जो बड़ा गलत मैसेज है पूरे देश में ले जाने का, उसको ले जाने का प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अन्य दल हो जो बिहार की राजनीति, जो जातिगत राजनीति करते हैं, वो लगातार उस पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से केवल विकास की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और ये देखती है कि जो भी व्यक्ति हो जो छूट रहा हो, हमारी आइडियोलॉजी अगर देखा जाए तो दीनदयाल उपाध्याय यही कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक सारे संसाधनों का कैसे हम प्रवास करवा सकें। तो उसके लिए लगातार वो जो प्रयास चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी मूल भावना में जाकर दिखता है, और ये जो प्रयास लगातार इन लोग की राजनीतिकरण का है उसका जवाब जनता देती रहती है। ठीक है, पूरा गोल गोल जलेबी बना दिया आपने, और ये बताया नहीं कि जातीय जनगणना के पक्ष में सरकार है कि नहीं है कि नहीं है आप लोग? पहली बात तो वही आप देखें, जातीय जनगणना अगर ये करना है तो कृपया ये भी बताते चले कि जो सामान्य वर्ग का नुकसान होगा उसको ये सरकार कैसे पूरा करेगी? नहीं, अभी तो मान नहीं दे रहे ना, वो करवा रहे हैं। अभी सत्येंद्र त्रिपाठी जी जातीय जनगणना की मांग मान रहे हैं आप लोग? 26 में जो लोकसभा को लेकर या विधानसभाओं को लेकर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात है, उसके ऊपर जनगणना की बात हो रही है और सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। नहीं बताएंगे, जलेबी बना दिया आपने। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ 2011 की जनगणना से पहले जो है आपके नेता गोपीनाथ मुंडे साहब थे। सुन लीजिए 2011 से पहले जब मनमोहन सरकार थी, यूपीए था, उस समय जनगणना की तैयारी चल रही थी आज की तरह। उसमें गोपीनाथ मुंडे जी ने जो है, आज दिवंगत हो गए हैं वो, उस समय लगातार संसद में रोज मांग उठाते थे कि जाति, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते थे, और कहते थे कि जो है लगातार जाति जनगणना कराइए, क्योंकि लालू और मुलायम भी मांग उठा रहे थे, तो उनको अपना राजनीति करनी थी, तो उससे मांग उठाते। 2018 में गृह मंत्री पिछली मोदी सरकार में राजनाथ सिंह ने खुद कहा था 2021 जो जनगणना होगी उसमें जो है हम ओबीसी पर डेटा दर्ज करेंगे, और जाति जनगणना में केवल ओबीसी रह जाता है, क्योंकि एससी एसटी तो गिना जाता ही है, केवल ओबीसी रह जाता है और जनरल भी सामने आ जाता है। तो ओबीसी का जो डेटा है वो इतना भारी भरकम है, 50% के आसपास मान सकते हैं, उसको लेकर सरकार की सारी टेंशन वहां पर है। चलिए, आप नहीं बताएंगे प्रभात त्रिपाठी जी, बड़ी राजनीति है, और राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन जो है मोदी सरकार को हिलाने के लिए इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, और लगातार जो है मोदी जी इस चुनाव में तो बच गए, लेकिन राहुल गांधी जी को लगता है कि यही एक मुद्दा है जिसके दम पर वो ओबीसी समाज का वोट हासिल कर सकते हैं, उनकी सिंपैथी हासिल कर सकते हैं और मोदी सरकार को गिरा सकते हैं। आपको लगता है ये मामला बहुत आगे जाएगा? देखिए, मैं अभी सभी पैनलिस्ट का पूरी बातें सुन रहा था। मेरा अपना ये मानना है कि इस देश में 140-145 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, और ये जितनी भी कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, सपा के लोग बात कर रहे हैं, या नीतीश कुमार ने बिहार में करा के दिखाया कि 11 में हुई थी, फिर 21 में नहीं हुई और टाल दिया और आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। आप मुझे बताइए, मानिए लाखों जातियां हैं और उपजातियां हैं, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में नहीं पता है लोग, और आखिर सरकारें आंकड़े क्यों नहीं जारी करती है? वो नहीं कर पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक न्याय पूरा एक विभाग बना हुआ है, और समाज की चिंता अगर अंतिम पायदान में बैठे हुए सभी पैनलिस्टों में हमारे पूर्व के लोगों को भी थी, तो कांग्रेस की सरकार देश के अंदर 50 साल रही। हम ये पूछते हैं कि समानता, और जैसे कि बात हो रही है कि सबको समान भाव से चीजें मिले, क्या कर पाई सरकार? आप ये मुझे बताइए। और ये जनगणना होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए, मैं उसके पक्षधर हूं, और ईमानदारी से होनी चाहिए, लेकिन पूरे 140 करोड़ की होनी चाहिए, जिसमें मुसलमान भी शामिल हो। मुसलमानों की भी इतनी जातियां हैं, क्या उनको आप पीछे छोड़ देंगे?
जाति जनगणना में वो भी शामिल होंगे और इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो देश के हिस्सा है। और हमारे विभिन्न जितने भी हमारे रीजनल क्षेत्रीय छत्रप हैं, अब आप देख लीजिए, चाहे वो परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट हुआ था, ये हुआ था। जनसंख्या निश्चित तौर पर भारत की बहुत ज्यादा है। कुछ राज्य कह रहे हैं कि यहाँ प्रजनन दर क्षमता कम थी और वो जो रेशियो है वो अब आबादी हमें बढ़ानी पड़ेगी। कोई राज्य कह रहा है कि 2 होने चाहिए, कोई कह रहा है कि हम तो बढ़ाएंगे। तो ये इस देश के अंदर ये मुद्दे चलते रहेंगे और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो जाति जनगणना का मुद्दा है ये मुझे सत्ता की तहलीक तक ले जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूं, देश की इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक ढांचे का बैलेंस किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से जातियों की जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाए। बहुत सी जातियां ऐसी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, अभी वो अति फायदा में बैठे हुए लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। आप लाभ, सरकारों का काम यह है, चाहे वो क्षेत्रीय सरकारें चल रही हो या केंद्र की सरकारों के, हर व्यक्ति को लाभ मिले उसका, और उसके लिए आंकड़े आने चाहिए। लेकिन क्यों नहीं प्रस्तुत किए 11 के बाद? हम कह रहे हैं 11 के पहले अगर जाति जनगणना क्या दी हुई थी? क्या कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? 11 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, बाकायदा जो है, क्यों नहीं उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए? भारतीय जनता पार्टी 14 में आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों बैठे थे भाई? आप जारी कर देते उसको, क्योंकि आपको मालूम है कि हम जारी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बिहार में जाति जनगणना होने के बाद आंकड़े प्रस्तुत किए गए? बहुत से आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए थे। तो ये जो एक राजनीतिक पॉलिटिकल जो एक संगुफा है, मैं ये मानता हूं कि मुद्दे इस तरीके के इस देश के अंदर है कि अब जाति जनगणना पे, अरे भाई हर महीने चुनाव होता है। अभी आप देखिए हरियाणा निपटे, अब फिर महाराष्ट्र झारखंड का। क्यों नहीं एक नेशन एक चुनाव एक संविधान, जिसमें ये देश चल रहा है, इसमें जो पार्टी काम कर रही है, सरकार जो व्यक्ति इस समय मोदी की सरकार है, निश्चित तौर पे यही होना चाहिए। एक कानून सबके लिए होना चाहिए, एक नेशन एक कानून, एक नेशन एक चुनाव, हर चीज होनी चाहिए। अब ये हर महीने चुनाव, हर महीने जो हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है वो पूरा चुनाव में ही चला जाता है। और उसके अलावा हमारा जो जीएसटी संग्रह आ रहा है, करोड़ों लोग हैं आज मध्यम वर्गीय और गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। आखिर सामाजिक न्याय की बात करने वाली कई पार्टियां थी जो विलुप्त हो गई। मायावती भी कहती थी दलितों को आरक्षण की बात करके, दलितों के लिए क्या मायावती ने काम किया? कांग्रेस ने ओबीसी के लिए जो अब वो ये सोच रहे हैं कि 50% 60% का जो रेशियो ओबीसी का है, शायद मैं ये बात उठा के उनको अपने पाले में कर देंगे। तो राहुल गांधी जी, प्रभात जी, राहुल गांधी जी वही राजनीति कर रहे हैं जो करीब 60-70 के दशक में जो है लोहिया कर रहे थे, जो विपक्ष कर रहा था, सामाजिक आंदोलन। लेकिन उनकी जो नियत थी वो पिछड़ों को आगे लाने की थी। लेकिन जो अभी की जो इंडिया गठबंधन की नियत है वो सत्ता हासिल करने की। इस पर चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जनसंख्या की, और जनसंख्या जो गिनी जाएगी अगले साल 2025 में, यानी जनगणना होगी जो 2021 में होनी थी और हो नहीं पाई थी कोरोना महामारी की वजह से। अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है, 2025 में से हर साल 10-10 साल में होती रहेगी। लेकिन इस बीच जो सियासत हावी हो गई है, जाति जनगणना की बातें लगातार कही जा रही हैं और विपक्ष दबाव बना रहा है सरकार पर। क्या होगा इसका असर और कितनी जाएगी राजनीति, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। सत्येंद्र त्रिपाठी जी नेता बीजेपी के, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, अजीत सिंह जी हैं जनगणना के एक्सपर्ट, और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। अजीत सिंह जी एक बार फिर आपका जाना चाहेंगे, अगर ये मान लीजिए जाति जनगणना होती है, जो कि होगी ही, ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंदर से और बाहर से भारी दबाव है, और भले उसके आंकड़े जारी न किए जाएं, लेकिन इतना तो तय है कि उसके आंकड़े लिए जाएंगे जैसे 2011 में लिए गए थे। हालांकि 4 लाख करोड़ रुपए लगे थे उस समय, 4000 करोड़ रुपए लगे थे, तो बहुत बड़ा खर्च भी इसमें शामिल है। तो आपको लगता है उसके बाद भी हम जातियों को सही से गिन पाएंगे?
क्योंकि लाखों की संख्या में आबादी है और सरकारें उसका डाटा सुलझाने में कितना समय लगा देंगी। पता लगा मोदी जी उसको 2026 में आंकड़े आएंगे और लेके बैठ गए, फिर 2 कमेटी को उन्होंने दे दिया कि चलिए भाई सुलझाइए इनमें से कौन किस जाति का है। 46 लाख आबादी को जो है जातियों को समेटना, और तब तक पता लगा अगला चुनाव आ गया। यही सब होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा भाई साहब। जैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, यही काम ये भी करेंगे। कारण ये है क्योंकि वो जो जिन्न का पिटारा है, वो जिन्न के पिटारे को कोई खोलना नहीं चाहेगा। भले ये जनगणना के नाम पे जनगणना कराने के चले, और वो भी जनगणना जो है कि ये जातिगत जनगणना के नाम पे कराए। क्योंकि अब देखिए मामला ये है कि अब तक लोगों ने, चाहे वो सपा रहा हो, चाहे बसपा रहा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, हर आदमी ने जातियों के नाम पे चुनाव जो कि वोट मांगा था, और अब जात के नाम पर वोट मिलना बंद हो चुका है। अब उनके पास कोई झुंझुना तो बचा नहीं है कि क्या करें अब। तो अब वो जातियों के नाम पे चुनाव न करा के अब वो जातिगत जो है कि उसमें भी अब झगड़ा लगाना चाहते हैं कि आपकी जनसंख्या 40% है, आपकी 60% है, आपकी 10% है, इसलिए आपको ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। अब ये अगर ये जनगणना ये कराते हैं और इसकी पिटारे को खोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस देश में फिर से एक बार आपको देखने में मिलेगा कि एक दूसरे के बीच में विध्वंस पैदा करने का काम ये सरकारें फिर से करेंगी। जो ऐसा कि आपको इसके पहले 10 साल पीछे चले जाइए तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि बहन जी भी यही काम कर रही थी, माननीय मुलायम सिंह जी भी यही काम कर रहे थे, यही काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र बैठे ये भी किए हैं। कांग्रेस वाले ने तो पूरा 50 साल उन्होंने ये काम ही किया था। मगर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, जनसंख्या की वजह से, जनसंख्या वृद्धि से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही, इस पर कोई बात करने को नहीं तैयार है। बेरोजगारी बढ़ रही है, नहीं बात करेंगे। रोजगार किसी को देंगे नहीं, रोजगार के नाम पे ये आउटसोर्सिंग पे लेके जाते देंगे। जो 50,000 की नौकरी थी उसको इन्होंने 5,000 में निकाल दिया। अब सवाल ये है कि ये जनगणना जो जनसंख्या की, जो ये जातिगत जनसंख्या की जनगणना ये कराने जा रहे हैं, अगर बिहार की ये तर्ज पे कराएंगे कि वहां 60% पिछड़ा दिखा देंगे, तो क्या वहां 40% में एससी और SC/ST और सामान्य वर्ग का आदमी था? क्या वहां सामान्य वर्ग खत्म हो चुका था? 2% है, वहां पर था ही नहीं कोई। तो क्या पूरे देश में ये कराएंगे तो क्या स्थिति बनेगी? सामान्य वर्ग को ये कहां लेके जाके रख के आएंगे, कुछ पता नहीं है। रही बात दूसरी कि जो जातिगत जो है जनगणना, ये हमको नहीं लगता कि ये करा पाएंगे, और कराएंगे तो ये भी जो है कि आयोग पर आयोग, एक आयोग बनाएंगे, दूसरा आयोग बनाएंगे, तब तक मोदी जी के जाने का समय आ जाएगा। तब तक हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति वहां पे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के बैठे, वो कहेगा साहब ये योगी जी कर गए थे, हम फिर से जो है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, यानी कि देश का बंटाढार होगा। कुल मिला के उन्होंने, कांग्रेस वालों ने 40-50 करोड़, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, ये भी वही करेंगे, अरबों करोड़ों खर्च करेंगे। इसके बाद आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये रोजगार तो देंगे नहीं। अगर ये जो जनगणना कराने के काम करने जा रहे हैं, कुछ रोजगार दे दें तो शायद कुछ भला हो जाए इस देश का, इस देश की जनता का। ठीक है डॉक्टर हरनंद उपाध्याय जी, एक बड़ा सवाल जनता आपसे पूछेगी कि ठीक है, करीब 50% से ऊपर पिछड़ों की आबादी है, ठीक है। बीजेपी के जो नेता हैं मोदी जी, वो तो पिछड़ों बताते हैं अपने आप को। बीजेपी ने प्रधानमंत्री पिछड़ों से बनाया, राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनाया, इससे पहले कोविंद साहब थे दलित समाज के थे। तो बीजेपी तो कहती है कि उन्होंने सब बड़े बड़े पद जो है वो दिए हैं, लेकिन कांग्रेस कह सकती है क्या? कांग्रेस ने जो है इतने साल राज किया, वो जो है जिस अनुपात में बीजेपी के 10 साल सरकार में जो है पद बांटे गए। और दूसरा सवाल यह है, जब 50% से आबादी पिछड़ों, अति पिछड़ों की है, तो कर्नाटक आपके पास है, तेलंगाना आपके पास है, हिमाचल आपके पास है, शुरुआत वहां से क्यों नहीं करते आप लोग? नवीन जी, अब हम आपके बीच में बोले नहीं, आप हमारी बात सुनिएगा। हाँ बोले। ठीक है, देखिए कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। जो आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, सबसे पहला दलित राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दिया, पिछड़ा राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दिया, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दिया। अब इनकी बात सुनिए, ये और महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दिया। तो ये दिए राष्ट्रपति जिसकी बात करते हैं कोविंद जी की, या हमारी इस समय वर्तमान आदरणीय जो है मुर्मू जी महामहिम, इनको आप बस पद तो बैठा दिए, पावर कितना दिए, महत्व कितना दिए। चाहे संसद का उद्घाटन हो या भगवान राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्यों नहीं इनको बुलाया गया। दूसरी बात है, पद बांट दे रहे हैं, लेकिन उस समाज का आपने भला किया, एक उदाहरण दे रहे हैं,
शिक्षा विभाग से हम जुड़े हैं तो शिक्षा की बात करते हैं। देश की लगभग यूनिवर्सिटियों में 2022 में ये केंद्र की सरकार शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट पेश किया था, केवल एक एससी या एक एसटी और 3 ओबीसी वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं अभी तक। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में 18% तक भी पिछड़े जातियों की जो है आबादी पूरी, उनके हिसाब से 18% पद भी नहीं भरे गए हैं। ये क्या भागीदारी देंगे? और भागीदारी देने के नाम पर सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट में बेचकर उनकी भागीदारी को और खत्म करने का काम किया है। जो बचा था उसको आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां कर दिया इन्होंने। तो ये गरीबी तो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे भाई साहब कह रहे थे, भाई आदरणीय राहुल गांधी जी तो कई सालों से बेरोजगारी पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि रोजगार बढ़ाओ, महंगाई कम करो। और क्या करेगा व्यक्ति भाई? वो तो सभी जो समस्याएं हैं, जो वर्तमान की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सब तो बात उठा रहा है आदमी संसद से सड़क तक। और क्या करे? एक हमारे अजीत सिंह भाई साहब कह रहे थे, उनकी बात से तो लग रहा था कि जनगणना बेकार है। देखिए, हर देश अपने 10 साल पर 15 साल पर जनगणना कराता है और जनगणना होनी चाहिए। जनगणना के द्वारा हम योजनाओं के बारे में, नीति निर्धारण के बारे में सभी जानकारियां इकट्ठा करते हैं, सामाजिक असमानता के बारे में जानते हैं, कमजोर वर्गों को किस तरह से हम सहायता पहुंचा सकते हैं उसके बारे में जानकारी होती है। तो ये जनगणना तो होनी ही चाहिए और जनगणना जरूरी भी होता है। जनगणना के जो आंकड़े आएंगे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वो जो आंकड़े हैं 60% आबादी जो है, उतना आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए। सवाल जनगणना के नहीं है, सवाल उन आंकड़ों का है। तो 60% आरक्षण जो है वो तो जब सुप्रीम कोर्ट 50 से ऊपर को कैप को हटाना चाहता नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हम हटा देंगे कैप को, हमारी सरकार आएगी हटा देंगे। देश में कितना % आरक्षण है इस समय वर्तमान में नवीन जी? कैप 50% का है, सरकारें कहते हैं 65 तक दिया है, लेकिन 60%, 10% ईसीएस वालों को मिलाकर 60% हुआ ना, तो 60% तो हो ही गया है। तो अभी 100% कर देंगे क्या आप लोग? मतलब पूरा देश आरक्षण पे चलेगा? % तक चले गए हैं कहीं कहीं किसी राज्य में, ठीक है। तो उसके लिए आप रोजगार बढ़ाइए, सामान्य वर्गों का भी रोजगार कितना बढ़ा? जब आरक्षण होगा तो रोजगार कितना बढ़ा लीजिए, फिर तो सब जो पद होंगे आरक्षण वालों को मिलेंगे ना। देखिए, आरक्षण का पालन इन्होंने नहीं किया, इसीलिए पीछे हो गए। जो भी 50% है उसमें आप भी शामिल थे, आपकी सरकारें भी रही है 60 साल तक। तो अभी जो आगे करने वाले वो तो खतरनाक कदम है, ये कहा जा रहा है। अरे भाई, हम ही ने जो किया उसी लिए तो बढ़े, पिछड़े, दलित, गरीब। आज किसके वजह से इतना बढ़े? कुछ भी जो भी हुए, इनके 10 साल में तो और पीछे चले गए। जो भी हो, सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए, हमारे कहने का मतलब। जो भी नियम हटाइए। आपने तो आरक्षण खत्म कर दिया सरकारी संस्थाओं को बेचकर। आप कहां? कर्नाटक शुरू करिए ना, कर्नाटक शुरू करिए, तेलंगाना, हिमाचल शुरू करिए ना। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, हमारे 3 राज्यों में सरकार है, जिसमें से 2 राज्यों में पिछड़ी जात के मुख्यमंत्री हमने दिया है। उसके पहले भी हमने दिया था। अरे आंकड़े जारी करिए, नौकरियों में आरक्षण दीजिए। नहीं, वो दलित की बात करते हैं, कितने दलित मुख्यमंत्री हैं इनके? किसी राज्य में कहीं है एक को जगह? बताइए। ये आदिवासी या दलित की बात करते हैं। तो ये पद अगर दे देते हैं, राष्ट्रपति पद या उपराष्ट्रपति पद, ये दिखाने के लिए है इनके। अच्छा, जो हमारी पावर कितनी, हमारी पिछड़ी आदिवासी और दलितों की पावर इन्होंने कितना दिया है? केंद्रीय सचिव, कैबिनेट सचिव कितने हैं केंद्र में? ये सब बतावे तो ये बस बात करते हैं। ये लेटरल एंट्री के माध्यम से उनका हक मारने का प्रयास किया। वो तो राहुल गांधी जो विपक्षी नेताओं ने विरोध किया, इनके सहयोगियों ने विरोध किया, तब जाकर उस पर यू टर्न हुए। तो देखिए, जातिगत जनगणना जरूरी है। अपने योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए जातिगत जनगणना भी कराइए और जनगणना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गणना भी कराइए। आप संसाधनों पर किसका कितना नियंत्रण है। देखिए, अमीरों और गरीबों के बीच हमारी दूरी बढ़ती जा रही है, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो चाहे पिछड़े हो। क्या सामान्य वर्ग में भी तो गरीब बेचारा गरीबी होता जा रहा है? उसके लिए भी तो आप कार्यान्वयन करिए, नीतियां बनाइए। राहुल गांधी जी तो सामान्य वर्ग के गरीबों के हित की भी बात करते हैं ना। पिछड़े दलितों की भागीदारी के साथ साथ हमारे जो सामान्य वर्ग में भी गरीब है, उनको भी भागीदारी नहीं मिल रही है। कहीं पैसे के नाम पर जिसके पास है उसको भागीदारी मिल जा रही है, जिसकी पहुंच हो जा रही है उसके भागीदारी मिल जा रही है। गरीब तो
सामान्य हो चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित है, वो तो दूर ही रहता चला जा रहा है ना। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है, उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी भी जरूरी है, उनके आवास आदि की भी हो, सब चीजों सरकार चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती है। अरे कांग्रेस की सरकार ने तो कितने कम समय में पूरे देश से पोलियो उन्मूलन करा दिया। उस समय जब 80-90 के दशक में चल रहा था पूरे देश में, तो सरकारें अगर आरूढ़ हो किसी भी कार्य को करवाने के लिए, अगर उनकी मंशा साफ है तो सब काम हो सकता है। ठीक है, तमाम समस्या जवाब ले लीजिए इसका। हमने जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाया, तब ने आज कुछ राज्य चिंतित है कि हमारी जगह जो है बात बिगड़ रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण भी हमारी देन है। ठीक है सत्येंद्र त्रिपाठी, ठीक है जवाब ले लीजिए उपाध्याय जी। सत्येंद्र त्रिपाठी जी, गोल गोल मत घुमाइएगा, सीधा बताइए कि सरकार ने 2021 में संसद में कहा था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था SC/ST के अलावा किसी और जाति गिनती हम नहीं करेंगे, जबकि 2011 में सर्वे हो चुका था। उसके आंकड़े आपके पास अभी भी रखे हुए हैं, तो उसके आंकड़े जारी कर दीजिए 2011 के। उसके बाद राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जनगणना जाति जनगणना करा दीजिए, आपके भी नेता कह रहे हैं बहुत सारे, पहले भी कहते रहे हैं। उसके बाद जो है उस पर जो आंकड़े आएंगे उसी हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। ये सब 3-4 स्टेप हैं, कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? नवीन जी, अगर बड़े पैमाने पर देखें तो अगर हम सेंसस को राजनीति से थोड़ा हटा कर देखें तो सेंसस बहुत बड़ा एक आइडिया लेकर आता है कि हमारे देश के अंदर जो एक बड़ा वर्ग है, जो महिलाओं का एक वर्ग है, एक बड़ा वर्ग जो युवाओं का वर्ग है, हम लगातार कह रहे हैं कि हमारा देश आने वाले समय में लगभग 70% युवाओं का देश हो जाएगा और आने वाले समय में उसकी संख्या और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही किसान है, ऐसे ही अन्य वर्ग आप जोड़ लीजिए, इसको वर्ग के रूप में वर्गीकरण कर लें अगर, तो देखेंगे कि उसके ऊपर क्या पॉलिसीज बनाई जाए, आने वाला देश आपका कैसा दिखे, इसके ऊपर एक बड़ी बहस की आवश्यकता होती है। जहां तक अपोजिशन पार्टीज की बात है, जहां तक हमारे मित्रों की बात है कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की, तो वो लगातार उसके राजनीतिकरण करके, उसको जातियों में विभेदित करके, जो लगातार अगर इतना ही इनको बहुत ज्यादा परिवर्तन का मन था तो इन्होंने पिछले 50 वर्षों में क्या किया? इन्होंने ये क्यों नहीं बताते हैं कि इन्होंने जगमोहन जी के साथ क्या किया? ये क्यों नहीं बताते हैं कि अन्य प्रदेशों के अंदर जहाँ पे इनकी सरकारें हैं वहां पर उन जातियों की स्थिति क्या है? या आने वाले समय में जो मान लीजिए समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी अन्य ओबीसी जो जातियां हैं उनके लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए क्या कर रही हैं? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। या हम देश को एक बड़े आकार में 2047 के भारत के रूप में जो आने वाला नया भारत जिसको बनाने की लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें कैसा दिखे, इस पर हम बहस कर लें, या राजनीतिकरण करके उसको कैसा दिखाना चाहते हैं, उसको और हम बांटना चाहते हैं, या देश को और बांट कर और पीछे ले जाना चाहते हैं, इस पर एक चर्चा कर लें। लगातार इस पर प्रयास हमारे यहाँ चल रहा है कि हम हर वर्ग को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे SC हो, SC हो, OBC हो या मुस्लिम वर्ग में पसमंदा हो, जिसको ये छोड़कर रख देते हैं, उनको लगातार हम आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं और उनको स्थान देते जा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर तय करता है कि आने वाला समय, जो देश का आने वाला समय है, उसमें हम कहाँ खड़े होंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत क्लियर है कि वो देश में विकास चाहती है और आने वाला समय भारत को और सशक्त करके दुनिया के सामने लाना चाहती है। अगर आप बगल के ही देशों से एग्जाम्पल लें, बांग्लादेश को देख लें, हम पाकिस्तान को देख लें या नेपाल को देख लें, क्या कर रही हैं बाहर की ताकतें इसी तरह के वर्गीकरण के ऊपर, तो उसका असर हमें भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इन मुद्दों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उस पर आगे बात करने की जरूरत है कि उस पर क्या हम और क्या क्रियान्वयन करके हल्का पार्टिसिपेशन हम इंश्योर कर सकते हैं, उस पर आगे काम करने की जरूरत है। और राजनीति तो होती रहेगी, राजनीतिक दलों का काम है कि वो अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन राहुल गांधी से मैं पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में यदि उनकी पार्टी आती है कहीं, तो वो क्या दलित नेताओं को स्थान देंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं? क्या वो अधिक से अधिक OBC के चेहरों को अपने उन कैबिनेट में स्थान देने के लिए तैयार हैं? ये अगर तैयार हैं तो अन्य राज्यों में जहाँ पे उनकी सरकारें हैं वहां पर उसको करके दिखाएं। वो तो राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो खुद दलित समाज से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भैया। उन्हीं क्या सबसे बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
उनका क्या हाल किया था सबने देखा है। जगमोहन जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने गए तो उनको बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। तो कांग्रेस ये ना बताए कि उनके अभी वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, और उनकी स्थिति आप अक्सर मंचों पे, राजनीतिक मंचों पर देख सकते हैं कि वो राहुल गांधी जी को पानी पिलाते रहते हैं। इससे ज्यादा भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मान सम्मान बहुत है, वो हमारे वरिष्ठ नेता है और सबसे बड़े नेता हैं, उसके बाद ही और कोई आता है। उपाध्याय जी ये वायनाड की बात कर रहे हैं, जहां पर वो खड़गे जी को नामांकन कमरे में जाने नहीं दिया गया, प्रियंका गांधी का नामांकन था, उसकी बात कर रहे हैं। नवीन जी देखिए, आप ये लोग झूठ का इतना प्रचार करते हैं। आप देखिए जिस तरह से हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं, उसी तरह की भावना ये भी रखते हैं। ये विवेकानंद जी के बारे में भी कहते हैं। आप बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक राष्ट्रपति से मिलने नहीं गई हैं समय कर। भैया नवीन जी, आप वायनाड की बात सुन लीजिए। वायनाड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आगे वाले में कुर्सी पर विराजमान है आदरणीय प्रियंका जी के साथ, राहुल जी के साथ, और हमारे आदरणीय खड़गे जी मौजूद है। आप देख लीजिए वीडियो उठा के, वो उठकर पानी के लिए गए थे मंगाने के लिए, तो राहुल जी ने कहा पानी ले आइए, वही देखने के लिए बाहर गए थे। फिर आते समय वो देख रहे हैं कि देखिए 5 लोग हैं कि नहीं है, 5 लोग अगर नहीं है तो हम अंदर जाएं। उसके बाद फिर प्रियंका जी के बच्चों को बाहर भेजकर उनको बुलवा लिया गया कि 5 लोगों, क्योंकि उस कमरे में 5 लोग से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये झूठ के पुलिंदे हैं। इन्होंने 10 साल में इनकी सामाजिक जो इंजीनियरिंग है उसका अगर देखेंगे आप तो उसका पोल हरियाणा चुनाव ने खोल दिया। त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी जी, आप लोग जब राहुल गांधी सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, फिर बोलिए, सवाल सुन लीजिए। पहले क्या किसी भी दलित को अधिकार था? बहुत क्या महिलाओं को अधिकार था? आप लोग जो है राहुल गांधी जी की जात पूछने लग जाते हैं। जब राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी जात पूछने जाते हैं आप लोग। ये क्या तरीका है? किसी को अपमानित करना इनसे सीखा जाए ना। अब वो गरीबों की बातें न करें, और जब जातिगत जनगणना कराएंगे तो हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ों की जाति मालूम हो जाएगा कौन किस जाति का है। जातिगत जनगणना कराने से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन देश की संप्रभुता से कोई खिलवाड़ उस आधार के डेटा पे नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्टैंड है और वो तैयार है उसके ऊपर आप लोग आधार कार्ड वाला खिलाफ नहीं है। देखिए क्या के हाथ से यही हमारे बीच रह गया। ठीक है, चलिए आप लोग तो गोल गोल घुमा रहे, आगे बढ़ते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, ये जो मुद्दा है जाति जनगणना का, इसका जो अंत है वो तो हम लोग समझ पा रहे हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, सरकार क्यों परेशान है, क्यों टेंशन में है, और राहुल गांधी खुद सत्ता में आएंगे तो वो भी जारी नहीं कर पाएंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन क्या इसके जरिए वो सत्ता में आ पाएंगे? इस मुद्दे में इतना दम है? आपको लगता है बीजेपी कार्ड खोज पाएगी नहीं तो उसका? देखिए नवीन जी, मुझे उपाध्याय जी की बात में बड़ी हंसी आ रही है। उनको राष्ट्रपति की चिंता है कि अपमान कर दिया, मुर्मू जी को बुलाया नहीं। वो ये नहीं बता पाएंगे कि मनमोहन सिंह के सामने अध्यादेश पड़ा था, राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को कितना पावर था प्रधानमंत्री को। इनको राष्ट्रपति की चिंता है, इनको मनमोहन सिंह की चिंता नहीं है। और दूसरी बात जो आपने पूछी, सवाल का जवाब ये है कि ये बार-बार पीएमओ में ये सुन लीजिए उपाध्याय, सुन लीजिए वहाँ सुन लीजिए उपाध्याय जी, भाई सुनना सीख लीजिए भाई। तो राहुल गांधी और पीएमओ में इस जात के लोग नहीं है, किससे सचिव नहीं है। अरे भाई देश के अंदर आप इस तरीके के नैरेटिव को लेके आप सत्ता प्राप्त, अरे भाई कोई चीज होनी चाहिए सरकार करेगी, लेकिन सबको लेके करेगी। पूरे 140 करोड़ के लोगों को लेकर करेगी, उसमें मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, पारसी भी है, सारे लोग। उपाध्याय जी उपाध्याय रहेंगे, अजीत सिंह रहेंगे, सत्येंद्र त्रिपाठी रहेंगे, प्रभात त्रिपाठी रहेंगे। और जो अजीत सिंह ने बागी लिखा है वो बागी उनका उपनेम है, लेकिन वो अजीत सिंह रहेंगे। अरे काय की चिंता है? देश को विकास की बात करिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। आप कहिए कि भाई सत्ता में हम आएंगे, अरे 50 साल तो आपने कुछ नहीं किया, अब आप बेचैन हो रहे हैं। आपके पता नहीं कौन से लोग पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, जो एक अडानी अंबानी का नाम अब खत्म हो गया है। अब सब इस समय चल रहा है आरक्षण बचाओ, संविधान खतरे में है, आरक्षण ये करना है, जाति जनगणना कराओ। अरे भाई देश को आप सामाजिक समरसता के लिए अगर आपने 2 यात्राएं निकाली है और मोहब्बत की दुकान है आपके पास, तो भैया
पहले आपने नहीं किया। अब जनता का जनादेश जब आपको मिलेगा तो आप भी नहीं करेंगे। तो ये गुमराह करने की जो बात है ये पुलंदा है, एक झूठ का पुलंदा। एक ये नैरेटिव चल रहा है और इस नैरेटिव को जितनी मजबूती से चला सको भाई चलाते रहो। भाई चुनाव हर महीने होते रहेंगे, हर 2 महीने में होते रहेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात पे आप लोग एक मत नहीं हो रहे हैं। कभी ईवीएम खराब हो जाती है, कभी ईवीएम वो वफादार हो जाती, कभी ईवीएम मतलब जो है बेवफाई कर जाती है। तो ये सब क्या है इस देश के अंदर भाई? आपके जो एडवाइजरों ने कह दिया कि वो पीएमओ में आपके इतने % वहां ये लोग नहीं है, वहां सरकारी उसमें ये नहीं है। अरे भाई ये कोई बातचीत है इस देश के लिए? तो ये सारी चीजें भैया नवीन जी आप मान के चलिए पॉलिटिकल है, राजनीतिक मुद्दे हैं। ये एक चिन्ह निकलता है बीच बीच में, वो ये इस मुद्दे को लेके सोचते हैं कि शायद मैं बेतरनी पार कर लूंगा। 29 का इंतजार कीजिए, अभी राज्यों के चुनाव देखिए और उसके बाद आप लोग बैठ जाइए, एक नेशन एक चुनाव पे मामले को तय कर लीजिए सारी चीजें और बैठिए अपने देश की बेरोजगारी, महंगाई, इस चीजों पे आप नैरेटिव पे मुद्दे पे आप चुनाव लड़िए। जनता को पहले आप अपने परसेप्शन, जो आपका परसेप्शन रहा 50 साल का, उस परसेप्शन को खत्म कीजिए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए, राज्यों में जनता के बीच जाइए। ठीक है, उपाध्याय जी जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी भैया, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं। जब इन्होंने इस पर पहल की है तो क्यों नहीं चारों राज्यों के एक ही साथ चुनाव कर दिए? वो भी उपचुनाव भी करा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर को छोड़ दिए। इनका कहाँ कथनी करने में आप सीधे अंतर देख रहे हैं। और आप हो जाएगा। अरे तो वो एक साथ तो नहीं हुआ ना, क्योंकि इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था उसमें, वो तो होगा ही। लेकिन ये बार बार चरण करा रहे हैं ना। आप त्रिपाठी जी भैया कह रहे हैं जब देश आजादी हुआ सुई तक भी नहीं बन रहा था और आज हम जहाज और कहाँ अंतरिक्ष और मंगल कहाँ पहुंचा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं जब पहुंचे ही नहीं। आप कर रहे हैं राष्ट्रपति को पावर नहीं है। अरे आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल होकर के इशारे पे पूरा काम करते थे, उनको कौन सा पावर था मनमोहन सिंह को? और राहुल गांधी ने जब अध्यादेश फाड़ा था तब कितने बार बेइज्जती प्रधानमंत्री जो हुई, आपने कौन सा सम्मान दिया मनमोहन सिंह को? जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कोई पावर नहीं है। अरे भाई आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के बाद राष्ट्रपति को जो पावर है वो सारे पावर है राष्ट्रपति के पास, क्यों नहीं पावर है भाई? आप राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कह रहे हैं तो मनमोहन सिंह के आपके रबर स्टैम्प थे, संसद के सारे चलते थे। आपको उनकी बेइज्जती की चिंता नहीं थी, आपको राष्ट्रपति मुर्मू की चिंता है क्योंकि आपको राजनीति करनी है। आपको ये कहते आपके गले नहीं जा रहा है कि दलित राष्ट्रपति बैठी हुई है और आपको करना है। अलग अलग पैकेजिंग में तो एक नया मुद्दा उनको चाहिए, उनको जातीय आधार के राजनीति पे आगे अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करना है, वो भी देखिएगा फेल हो जाएगा और पूरा का पूरा इनका पूरा नंबर वो सबके सामने एक्सपोज होगा। ठीक है, आप बोलिए उपाध्याय जी, आप बता सकिए। आप कह रहे हैं 10 साल में हमने जो है हमारे $1 में 53 रुपया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान होता था देश का, 84 रुपया पहुंच गया। ठीक है, बेरोजगारी लगातार 45 साल में सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर आई है। और और नकल परीक्षा में जो है पेपर लीक के मामले में भी हम आगे, मानवाधिकार के उल्लंघन में भी हम आगे आए, हम और पुलिस कस्टडी में हत्याओं में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भूख इंडेक्स के मामले में 127 में से 5वें नंबर पर हम हैं नीचे से। बताइए, ये स्थिति है हमारे देश की। और विदेश में हमारे पर कितना लोगों की बेइज्जती हो रही है, हंसी हो रही है। आप बात करते हैं चीन में लगातार रोजगार का बढ़ रहा है, विदेश नीति में भी लोग हमारे यहाँ हंस रहे हैं। बताइए विदेश तो जातीय जनगणना का जो जिन्न है बोतल से बाहर आएगा तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, बहुत सारे लोगों को टेंशन देके जाएगा और इस पर एक मत कोई नहीं है। सत्ता पाने की सीढ़ी बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानव का। तो राजधर में इतना ही आज। वक्त छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।